सो हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम है दिलशाद एंड आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ एएलपी टेक्नीशियन 2024 के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 35। ठीक है, जो कि डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एएलपी टेक्नीशियन के लिए ही बेनिफिशियल है, ये आपका एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया। बेसिकली जिस भी एग्जाम में साइंस के क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बाकी जैसे ही आप लोग क्लास कीजिएगा आपको पता चल जाएगा कि ये सबके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि मैं किसी एक एग्जाम पे, हालांकि इसमें क्वेश्चन जो है वो रेलवे के ही है, लेकिन रेलवे तो कोई अपना अलग से क्वेश्चन नहीं बनाता ना, साइंस के क्वेश्चन ही पिक करता है एंड उसके अराउंड हम लोग सारे कुछ पढ़ते हैं। वो तो आप लोग आगे देख लीजिएगा। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है, बाकी बार बार आते हो फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, क्योंकि इस तरह के कंटेंट लाने में हमें लगता है मेहनत। मेहनत नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। उस हार्ड वर्क के लिए आप लोग एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। बेसिकली इसमें आपका तो कुछ लॉस होता नहीं है। इससे हमें क्या होता है, हमें इससे बस थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। और इस तरह के कंटेंट, इस तरह के वीडियोस प्रैक्टिस सेट लाने में थोड़ा सा हम लोग को मोटिवेशन का जरूरत होता है, क्योंकि टाइम लग जाता है इसमें। ठीक है, इसलिए आपसे मांग रहा हूँ सब्सक्राइब कर देना, तो कर दिए दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है। रिंग वर्म इज अ डैश टाइप ऑफ डिजीज। रिंग वर्म एक डैश प्रकार की बीमारी है। वायरल यानी कि वायरस से होने वाला बीमारी है, या फंगल यानी फंगस से होने वाला, फंगस को हिंदी में बोलते हैं कवक, कवक से होने वाला बीमारी है, या बैक्टीरियल मतलब बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है, या प्रायन से होने वाला बीमारी है। तो रिंग वर्म जो है वो आपका एक फंगल डिजीज है। कैसा डिजीज है? रिंग वर्म एक फंगल डिजीज है, यानी कि फंगस, दैट इज कवक से होने वाली बीमारी है। चलिए अब हम लोग एक लिस्ट देख लेते हैं कि कौन सा बीमारी किसके कारण होता है। तो डेंगू, डेंगू जो होता है वायरस के कारण होता है। डेंगू आपका किसके कारण होता है? अभी हम लोग ये नहीं पढ़ रहे हैं कि किस वायरस के कारण होता है, इसका वेक्टर कौन होता है। अच्छा, वेक्टर किसको बोलते हैं? वेक्टर उसको बोलते हैं जो इसको ढोता है, मतलब किसके कारण ये बीमारी फैलता है। वो भी हम लोग अभी नहीं देख रहे हैं, अभी बस हम लोग देख रहे हैं कि ये वायरस के कारण होता है या फिर बैक्टीरिया के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, ये हम लोग देख रहे हैं। तो डेंगू आपका किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। चिकनगुनिया ये अगेन वायरस के कारण ही होता है। उसके बाद आपका, ये तो आता नहीं है, ये आपका कालाजार जो कि प्रोटोजोआ के कारण होता है। कालाजार बार बार पूछा जाता है, ठीक है। ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। लिप्रोसी ये अगेन बैक्टीरिया के कारण होता है। और ये तो ये नहीं आता इसमें। फिर ट्रैकोमा, हाँ एक ये इंपॉर्टेंट है, ट्रैकोमा जो है आपका बैक्टीरिया के कारण ही होता है। ठीक है, ट्रैकोमा बैक्टीरिया के कारण होता है। उसके बाद ये एक फायरेसिस जो होता है ये वर्म के कारण होता है। रेबीज वायरस के कारण होता है। और कौन, और तो कोई इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी जिसमें भी एरोज लगा हुआ है ये यानी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन्हीं में मैंने थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करने के लिए वो दिखाया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। डेंगू वायरस के कारण होता है, चिकनगुनिया वायरस के कारण होता है, कालाजार प्रोटोजोआ के कारण होता है, लिप्रोसी आपका बैक्टीरिया के कारण होता है, उसके बाद ट्रैकोमा बैक्टीरिया के कारण होता है, और ये लिम्फेटिक फाइब्रोसिस जो है ये वर्म के कारण होता है। रेबीज बैक्टीरिया, सॉरी रेबीज वायरस के कारण होता है। बाकी इन सबको भी आप लोग जो बचा हुआ है उसको भी देख लीजिएगा एक बार। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आपने पहले इसके वीडियो, पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और या नहीं तो आप डायरेक्ट चैनल पे जाके भी उन वीडियोस को देख सकते हो, उन प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हो। और बेसिकली आपका जो एग्जाम है ना, मोस्ट प्रोबेबली जो है सितंबर, सॉरी सितंबर को 7 को लिख रहा हूँ, सितंबर में होने वाला है। हालांकि ये रेलवे का एग्जाम है तो ऐसा कुछ खास टाइम तो दे नहीं सकता। बाकी इतना रख लो कि सितंबर लास्ट तक में या अक्टूबर फर्स्ट में आपका एग्जाम दोनों निपट जाएगा, एएलपी एंड टेक्निकल दोनों का। ठीक है, तो थोड़ा सीरियस हो जाना है। अगला देखो, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस कलर ब्लाइंडनेस एंड पुअर विजन। निम्नलिखित में से किसकी कमी
किसकी कमी से रंग अंधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस और खराब दृष्टि का कारण बनता है? विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम या विटामिन के? तो देखो कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, जिसको कि कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, ये ब्लू कलर है, ये रेड कलर है, इसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ठीक है, तो कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाना इज कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस, और ये होता है आपका विटामिन ए के कारण। किसके कारण होता है? विटामिन ए के कारण। बाकी विटामिन सी के कारण क्या होता है? विटामिन सी अगर कम हो जाए तो हो जाता है आपका स्कर्वी। ठीक है, कैल्शियम कम हो जाए तो ये मैंने पहले भी बताया है उसको, देखो कमी अगर हो तो हाइपो लगा देते हैं। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम की कमी से हो जाता है आपका हाइपोकैल्सीमिया। और विटामिन के अगर कम हो जाए, विटामिन यहाँ पे मैं ज्यादा होने का नहीं बता रहा हूँ, हाइपर नहीं बता रहा हूँ, हाइपो बता रहा हूँ, मतलब कमी के कारण अगर विटामिन के कम हो जाए तो वहां पे ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो जाता है। कैसा प्रॉब्लम? ब्लीडिंग प्रॉब्लम होने लगता है, खून निकल रहा है तो निकल नहीं रहा है, रुक नहीं रहा, ये सब हो जाता है विटामिन के कमी के कारण। ठीक है, चलिए और हम लोग यहाँ देख लेते हैं, विटामिन ए अगर कम हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। विटामिन बी 1 कम हो जाए तो बेरी बेरी होता है। ठीक है, विटामिन बी 2 कम हो जाए तो उसको रिटार्ड ग्रोथ एंड बैड स्किन, स्किन डिजीज, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगता है और ग्रोथ में कमी हो जाती है। विटामिन बी 3 अगर कम हो जाए तो पेलागेरा होता है। विटामिन बी 5, अच्छा बी 4 होता ही नहीं है इसलिए वो बी 4 वहां मेंशन नहीं है। ठीक है, विटामिन बी 5 अगर कम हो जाए तो वो आपका पैरेस्थेसिया हो जाता है। विटामिन बी 5 कम की कमी से पैरेस्थेसिया हो जाता है। विटामिन बी 6 की कमी से एनीमिया हो जाता है। विटामिन बी 7 की कमी से डर्मेटाइटिस हो जाता है। अच्छा यहाँ पे डर्म, मुझे एक चीज याद आ गया, डर्मेटो, डर्मेटो जो है ना ये रूट वर्ड होता है आपका स्किन के लिए, ये ध्यान रखना, स्किन के लिए रूट वर्ड होता है डर्मेटो। तो डर्म, वैसे डर्मेटो जरूरी नहीं है, TERM भी अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए तो वो भी रूट वर्ड होता है स्किन के लिए ही। ठीक है, तो डर्मेटेटोस ऐसे ही बता दें, ये यहाँ पे इसके रिलेटेड नहीं था, बस याद आया तो बता दिया, क्योंकि आप बेसिकली अगर ALP टेक्नीशियन का कर रहे हो तो इंग्लिश के लिए भी थोड़ा सा, जो MTS वगैरह सीजीएल वगैरह दे रहे हैं उनके लिए मैंने बता दिया। तो विटामिन बी 7 के लिए आपका डर्मेटाइटिस हो जाता है। विटामिन बी 9 एंड बी 12 की कमी से एनीमिया अगेन हो जाता है। तो देखो बी 6 के कमी से भी एनीमिया होता है और विटामिन बी 9 और बी 12 के कमी से भी एनीमिया होता है। और अगर आपके ब्लड में आयरन की कमी हो जाए तो भी एनीमिया ही होता है। आयरन की कमी होना मतलब बेसिकली खून की कमी होना, खून की कमी हो जाए तो उसको भी एनीमिया ही बोलते हैं। विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। बाकी स्वेलिंग ऑफ गम्स हो जाता है और कॉम्प्रोमाइज इम्यूनिटी हो जाता है। विटामिन डी अगर कम हो जाए तो रिकेट्स हो जाता है, जिसको कि ऑस्टोकैल्सीमिया भी बोलते हैं, ऑस्टोकैल्सीमिया। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? लेस फर्टिलिटी, मसल एंड नर्व वीकनेस, मतलब फर्टिलिटी समझते हो ना, फर्टिलिटी में कमी आ जाता है विटामिन ई के कारण। ठीक है, और विटामिन के अगर कम हो जाए तो वही ब्लीडिंग होने लगता है, खत्म ही नहीं होने लगता ब्लीडिंग, मतलब ब्लड निकलता है तो निकलते ही रहता है। ठीक है, ये सब लिस्ट था। अगला देखते हैं, कोबाल्ट इज प्रेजेंट इन विच विटामिन? कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? बी 1, बी 5, बी 12 या बी 3? तो देखो अच्छा, बी कॉम्प्लेक्स में टोटल 8 विटामिन होते हैं। पूरा ये बी 1 बी 2 करके है ना, इसमें 8 विटामिन ही होते हैं। मतलब बी 12 तो ऐसे 1 से 12 तक होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर 12 विटामिन होता है। इसमें ओवरऑल 8 विटामिन ही होता है। जैसे कि आपको दिखा दूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 है ना, ये बता रहा था कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 ही विटामिन होते हैं। और अगर बात करें कोबाल्ट किस में प्रेजेंट होता है, तो कोबाल्ट किस विटामिन में प्रेजेंट होता है? ये होता है आपका विटामिन बी 12 में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। किसमें? विटामिन बी 12 में आपका कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल? निम्नलिखित में से कौन सा केवल पौधों की कोशिका में मौजूद होता है? न्यूक्लियस, देखो सेल, अब सेल में हम लोग के अंदर भी सेल होता है, एनिमल होता है, एनिमल में भी सेल होता है ना जानवर में, और एक होता है प्लांट, प्लांट में भी सेल होता है। पूछा है कि किस प्रकार के सेल में, यानी प्लांट सेल या एनिमल सेल में, किसमें केवल, हाँ,
प्लांट सेल में ऐसा क्या चीज है जो कि प्लांट सेल में एक्स्ट्रा पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता? न्यूक्लियस, ये दोनों में होता है। गोल्जी एपरेटस, ये भी दोनों में होता है। प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में होता है। लेकिन प्लास्टिड जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपका किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल यानी पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। प्लास्टिड जो है, क्या आपको आवाज अच्छा से आ रहा होगा? प्लास्टिड, प्लास्टिड जो है आपका पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है? आपको पता नहीं विजिबल होगा कि या नहीं। यहाँ लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द टर्म्स ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल, ऊर्जा का ग्रह ऊर्जा का ग्रह, ऊर्जा का गृह बोलते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को। और हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का जो डायमीटर होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का व्यास, माइटोकॉन्ड्रिया का व्यास कितना होता है? 0.5 से 1 माइक्रोमीटर का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का व्यास 0.5 से 1 माइक्रोमीटर का होता है। और एटीपी का बहुत बार फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो ये होता है आपका एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है एटीपी का फुल फॉर्म? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहा जाता है। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहा जाता है। अब देखो सेल वॉल देख लेते हैं। सेल वॉल जो होता है, इसमें मतलब सब में तो नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है आपका प्लांट में, फंगस में, बैक्टीरिया में। यानी कि सेल वॉल जो होता है आपका एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। एनिमल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका प्लांट में, फंगस में और बैक्टीरिया में। तो प्लांट में जो पाया जाता है ना, उसमें बना होता है सेल्यूलोज से। फंगस में जो सेल वॉल पाया जाता है, उसमें बना होता है काइटिन से या चिटिन से। और बैक्टीरिया में जो सेल वॉल पाया जाता है, वो बना होता है पेप्टिन से। बाकी बैक्टीरिया में एक स्लिमी लेयर भी होता है जो कि बना होता है ग्लाइकोकैलिक्स का, इसको भी ध्यान रखना है। अब आते हैं आपका गोल्जी एपरेटस पे। मैं यहाँ आपको उधर विजिबल नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस को अगर देखेंगे, इसको हम लोग पोस्ट ऑफिस ऑफ, इसको पोस्ट ऑफिस ही बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल बोलते हैं गोल्जी एपरेटस को। क्यों? क्योंकि ये पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग का काम करता है, गोल्जी एपरेटस, ठीक है। उसके बाद लाइजोजोम को देख लेते हैं। लाइजोजोम, लाइजोजोम जो होता है ना, इसके ये एक इसके अंदर एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, ठीक है। लाइजोसोम के अंदर एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है जो कि डाइजेशन में, मतलब डाइजेशन नहीं, पचाने, खा के जो है ना पचा लेता है। मतलब होता क्या है, कोई भी सेल अगर सेल ऑर्गेनल, कोई भी सेल ऑर्गेनल अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है, तो उसको जाके ये वहां पे जाके फटता है और उसको मार देता है। इसलिए इसको सुसाइडल बेग भी बोला जाता है। लाइजोसोम को सुसाइडल बेग भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी आपका सेल ऑर्गेनल अगर काम सही से नहीं कर रहा है, तो वहां जाके ये लाइजोसोम वहां जाएगा, वहां जाके फट जाएगा। और फट जाएगा उसके बाद उसको भी ये इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होता है वो निकलता है, फिर वो उसको खा लेता है, ऐसा ऐसा टाइप का। तो इसीलिए जो लाइजोसोम को सुसाइडल बेग बोला जाता है। बाकी आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट के सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। बाकी लेक्चर हो गया लंबा, अब बातें आगे। आगे क्या है? लाइट इंटरेस्ट इनटू द आई थ्रू द, ये लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, कोऑपरेट कीजिएगा। प्रकाश आंख में प्रवेश करता है। प्रकाश जो है आंख में कैसे प्रवेश करता है? लेंस के थ्रू, आइरिस के थ्रू, सिलियरी मसल के थ्रू या कॉर्निया के थ्रू? सबसे पहले जो है आपका प्रकाश कहाँ प्रवेश करेगा? सबसे पहले प्रकाश जो है कॉर्निया में प्रवेश करता है, ठीक है। लाइट इंटर्स आई थ्रू द कॉर्निया, प्रकाश आंख में प्रवेश करता है कॉर्निया के थ्रू, ठीक है। आइए हम लोग लाइट के बारे में, सॉरी लाइट के बारे में नहीं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कॉर्निया जो है ये आपका आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, और सबसे पहले लाइट इंटरेक्शन यहीं पे होता है, मतलब सबसे पहले लाइट यहीं पे आता है। और हम लोग आंख जो डोनेट करते हैं ना, तो बेसिकली हम लोग आंख डोनेट नहीं कर रहे होते हैं, हम लोग कॉर्निया का ही डोनेशन करते हैं। कॉर्निया के बारे में क्या किया? सबसे पहले कि ये सबसे बाहरी कवरिंग होता है, और पहले जो लाइट आता है सबसे पहले यहीं पे आता है, और हम लोग कॉर्निया को ही डोनेट करते हैं। आयरिस का बात करें तो आयरिस जो है ये क्या करता है? प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। आयरिस जो है
प्यूपिल मीन्स पुतली, पुतली के साइज को कंट्रोल करता है। यहाँ पे देखो ये वाला प्यूपिल है, ये वाला आइरिस जो है प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। जब लाइट आता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और डार्क में एक्सपांड करता है। लाइट आएगा तो आंख छोटा हो जाएगा और डार्क में ये एक्सपांड कर जाता है, बढ़ जाता है। और प्यूपिल का देखेंगे तो यहाँ पे आपका प्यूपिल है ये वाला, ठीक है। प्यूपिल क्या करता है, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई को कंट्रोल करता है कि आंख में कितना कितना जो है आंख में प्रकाश जा रहा है, इसको कंट्रोल करने का काम करता है प्यूपिल। और लेंस क्या करता है, टू फोकस इमेज ऑन रेटिना। लेंस ये वाला यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेंस आपको दिख रहा होगा। लेंस क्या करता है, फोकस करता है इमेज बनाने में, रेटिना रेटिना पर इमेज बनाने में फोकस करता है। इमेज फॉर्म, अब देखो बिफोर रेटिना, अगर रेटिना से पहले इमेज बन गया तो उसको मायोपिया बोलते हैं। रेटिना से यहाँ पे देखो ये आपका पार्ट है रेटिना, यहाँ दिख रहा है ये रेटिना है। तो रेटिना से पहले अगर आपका इमेज बना उसको मायोपिया बोलते हैं या फिर नियर साइटेडनेस बोलते हैं, जिसको कि सॉल्व करते हैं कॉनकेव लेंस के थ्रू, अवतल लेंस के थ्रू। और अगर रेटिना के बाद इमेज बना तो उसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, जो कि जिसको कि फार साइटेडनेस मतलब दूर दृष्टि दोष भी बोलते हैं। और उसको सही करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू। एक होता है प्रोएस बायोपिया, जो कि एज आने के कारण होता है। इसमें लेंस के फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ऐसा हो जाता है, जिसको कि बाइफोकल लेंस के थ्रू सही किया जाता है। एक होता है कैटरेक्ट, जो कि अ लेयर फॉर्म्स ओवर लेंस। में क्या होता है कैटरेक्ट में, जो लेंस होता है लेंस के ऊपर एक लेयर आ जाता है। आपने देखा होगा मार्क कलर का एक लेयर बहुत हो के आंखों में, जिसको भी कैटरेक्ट होता है, वो मार्क कलर का ऐसे ऐसे पीला पीला कलर का लेंस के ऊपर आ जाता है। इसको सर्जरी करके हटाया जाता है। और एक होता है आपका कंप्लीट ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है, कंप्लीट ब्लाइंडनेस होता है, एक ग्लोकोमा, एक होता है ट्रैकोमा। ग्लोकोमा जो होता है जेनेटिक होता है और ट्रैकोमा जो होता है वो आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। इसमें होता क्या है, कंप्लीट ब्लाइंडनेस क्यों हो जाता है, क्योंकि ऑप्टिक नर्व ही डैमेज हो जाता है। ये देखो ये आपका ऑप्टिक नर्व यही डैमेज हो जाता है, इसलिए यहाँ पे कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाता है ग्लूकोमा और ट्रैकोमा में। और थोड़ा देख लेते हैं सीलियरी मसल के बारे में, देखते हैं। तो ये आपका जो है लेंस के एकोमोडेशन में हेल्प करता है, लेंस की संबंधन क्षमता में हेल्प करता है सीलियरी मसल। और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब साफ साफ देखने का सबसे कम दूरी क्या है, तो 25 सेंटीमीटर है। और आपको याद रखना है लीस्ट डिस्टेंस फॉर एन इको, इको के लिए लीस्ट डिस्टेंस कितना है, 17 सेंटीमीटर है, जो कि सोर्स एंड रिफ्लेक्टर के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो लंबा थोड़ा सा हो रहा है लेकिन क्या करें, बताना भी जरूरी था। इसी तरह चलो जो भी है, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोग्रेडेबल, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अवघटनीय है। मतलब बायोग्रेडेबल क्या होता है, जो कि टाइम के आने के, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, जो कि टाइम के साथ खत्म हो जाता है, उसको बायोग्रेडेबल बोलते हैं। पॉलीथीन, एल्यूमिनियम कैंस, ग्लास, प्लांट। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लांट, जो कि डिकम्पोज हो जाता है। जो डिकम्पोज मतलब डिकम्पोज की हिंदी में क्या बोलते हैं, डिकम्पोज हो जाता है। हिंदी मुझे नहीं पता अब, सॉरी हाँ पता है मुझे अब हिंदी इसका, अब घटित ये होता है। तो टाइम आने के साथ मतलब टाइम बीतने के साथ अगर डिकम्पोज हो रहा है तो उसको बायोग्रेडेबल बोलते हैं। और डिकम्पोज नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है उसको डिकम्पोज होने में, तो उसको नॉन बायोग्रेडेबल बोलते हैं। जैसे कि ग्लास हो गया, पॉलीथीन हो गया, ये सब जल्दी खत्म नहीं होता है, भले ही हम लोग इसको जला वलाते हैं फिर भी। अगला है सिंबल फॉर मीथेन, मीथेन का सिंबल कौन सा है, CH4 है। अच्छा, ये आपका अल्केन ग्रुप का होता है, ठीक है। अल्केन ग्रुप का फॉर्मूला होता है CnS2n+2। आपका फिर एक होता है अल्कीन, जिसका फॉर्मूला होता है CnS2n। और एक होता है अल्काइन, जिसका होता है CnS2n-2। एग्जाम्पल के लिए अगर n जो है ये यहाँ पे वो है नंबर ऑफ कार्बन, तो n को अगर 2 ले लेते हैं तो क्या होगा, C2H, 2 × 2 4, 4 + 2 6, C2H6, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, C2H4, यहाँ पे होगा C2H2। ये इस तरह से होता है। चलिए अगला देखते हैं। बायोगैस is an excellent fuel as it contains up to 75% of what। बायोगैस जो है एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक क्या होता है, इसमें 75% तक आपका मीथेन होता है, ठीक है। सेटिंग डाउन of heavier insoluble component of a mixture of water and insoluble substance is called। पानी और अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण के भारी और घुलनशील घटकों का बैठना क्या कहलाता है, इवापोरेशन, डिकंटेनेशन,
फिल्ट्रेशन या सेडिमेंटेशन। तो देखो भारी चीजों का नीचे बैठ जाना, भारी चीजों चीजों का नीचे बैठ जाना, वो उसको सेडिमेंटेशन यानी अवसादन कहलाता है। बाकी यहाँ देख लो, इवापोरेशन क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस फॉर्म। इसमें क्या होता है इवापोरेशन में? गैस सॉरी लिक्विड जो है गैस में चेंज हो जाता है, लिक्विड गैस में बदल जाता है, इसको इवापोरेशन बोलते हैं। और डीकंटेंटेशन क्या होता है? डीकंटेंटेशन जो होता है वो एक प्रोसेस होता है ऑफ सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम सॉलिड एंड अदर इमिसिबल लिक्विड। इसमें क्या होता है, सो लिक्विड जो है सॉलिड से सेपरेट कर जाता है, लिक्विड सॉलिड से सेपरेट यानी लिक्विड सॉलिड से अलग हो जाता है, उसको डीकंटेंटेशन बोलते हैं। और फिल्ट्रेशन किसको बोलते हैं? फिल्ट्रेशन इज अ फिजिकल और केमिकल सेपरेशन प्रोसेस दैट सेपरेट सॉलिड मैटर एंड फ्लूइड फ्रॉम अ मिक्सर। फिल्ट्रेशन के थ्रू क्या करते हैं, सॉलिड मैटर को निकाल देते हैं उस फ्लूइड से, उस लिक्विड से सॉलिड को निकाल देना फिल्ट्रेशन कहलाता है। अगला आइसोटोप रेफर्स टू, आइसोटोप किसको बोलते हैं? आइसोटोप बोलते हैं एलिमेंट हैविंग सेम बॉन्ड स्ट्रक्चर, एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यही, ये समान परमाणु संख्या लेकिन विभिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों को आइसोटोप कहा जाता है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित गैसों और उनके सूत्र का मिलान करें। मीथेन, मीथेन का तो ये हो जाएगा। ठीक है। तो देखो सी का वन कहाँ पे है? ओ सॉरी ए का वन है ना, ए का वन यहाँ पे है, तो ये खत्म, ये खत्म। अब देखो मीथेन है, प्रोपेन है, इथेन है, यानी ये सब अल्केन ग्रुप का है। तो देखो मैथ का मतलब होता है एक, ठीक है मैं बता देता हूँ, मैथ का मतलब होता है एक, एथ का मतलब होता है दो, ड्रॉप का मतलब होता है तीन, और आपका ब्यूट, ब्यूट का मतलब होता है चार, फिर पेंट का मतलब होता है पांच, और हेक्स का मतलब होता है छह, सेप्ट हेप्ट सॉरी सेप्ट नहीं होता है, हेप्ट होता है, हेप्ट का मतलब होता है सात, ऑक्ट का मतलब होता है आठ, फिर नो, नॉन का मतलब होता है नौ, और डेक का मतलब होता है 10। ठीक है। तो यहाँ पे आपका एथेन, एथेन मतलब होना चाहिए क्या? टू। तो CnH2n+2 करके करेंगे तो C2H6 होगा। तो यहाँ देखो इथेन का क्या हो गया, C2H6, यानी कि सी का फोर, सॉरी बी का फोर, तो बी का फोर यहाँ पे है, यानी ये भी खत्म, आंसर नंबर ही सही है। अगला देखते हैं, Which type of lens is required for correcting the vision of a person with myopia? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, कहाँ पढ़ा, मैं चलता हूँ पीछे। यहाँ देखो, मायोपिया अगर होता है, मायोपिया अगर होता है तो उसको क्या चाहिए, कनकेव लेंस चाहिए। अगर हाइपरमेट्रोपिया होता है उसको कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। क्वेश्चन मायोपिया से था, ये इसको आंसर कर देता हूँ फटाफट। कन्वर्जिंग लेंस, बाइफोकल लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, इसको देखो, इसको कन्वर्जिंग कन्वर्स ये चाहिए, इसका कॉनकेव लेंस चाहिए ना। कॉनकेव लेंस जो होता है एक कन्वर्जिंग लेंस नहीं होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, सॉरी 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 ये नहीं होता है, इसका आंसर होगा ये डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है। अगला देखते हैं, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का विसर्जन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का विवर्तन के कारण। तो ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। ठीक है। रेनबो इज अ नेचुरल फेनोमेनन दैट शोज, रेनबो एक नेचुरल फेनोमेनन है, इंद्रधनुष एक प्राकृतिक घटना है जो दर्शाता है रिफ्लेक्शन को, डिफ्रैक्शन को, रिफ्लेक्शन को या डिस्पर्सन को, अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन या विचलन। रेनबो किसको दिखाता है? रेनबो होता है आपका डिस्पर्सन के कारण, किसके कारण? डिस्पर्सन के कारण। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन डैश प्रिंसिपल, मॉडर्न आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? इलेक्ट्रिक इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? आंसर नंबर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। तो यहाँ पे हम लोगों का कंप्लीट होता है 15 क्वेश्चन। इसमें आप लोग बताइएगा कि आपका क्या स्कोर रहा। बाकी पीडीएफ के लिए तो टेलीग्राम पे मिल जाना। और क्या, अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।
अच्छा, जाने से पहले देख लो आपने लाइक किया या नहीं। लाइक भी कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और ऐसे ही धमाकेदार कंटेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।